मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आज आप लोगों को हम क्लास 9 रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 1 के बारे में बताने जा रहे हैं। आज तक आप लोगों को हम 2 वीडियो दे चुके हैं। अब जो है कि आज हम आप लोगों को वीडियो नंबर 3 बता रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। फर्स्ट सेकंड है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट और थर्ड नंबर है वाष्पीकरण इवोपरेशन। इसमें कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या है। वह क्रिया जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस द्रव अवस्था में बदले बिना गैस अवस्था में बदल जाता है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में बदले बिना गैस अवस्था में बदल जाता है, ऐसे क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्ध्वपातन में कैम्फर कपूर है, देखे होंगे आप लोग। कपूर को गर्म करेंगे तो देखिए वो जब गर्म होता है तो द्रव में नहीं बदलता है, सीधे जो है कि वाष्प में बदल करके उड़ जाता है। इसमें दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड। इसके लिए एक हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। देखिए इस चित्र में दिया हुआ है, चीनी मिट्टी का एक प्याला ले लेंगे, उसको स्टैंड पर लगा करके बर्नर से गर्म करेंगे। इसमें अमोनियम क्लोराइड रख देते हैं और उल्टा करके कीप रख देते हैं। कीप के यहाँ सिरे पर रुई का टुकड़ा भर देते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड गर्म होने के बाद सीधे वाष्प में बदलता है और कीप के इस सिरे पर आकर के ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो यह ऊर्ध्वपातन क्रिया का एक प्रयोग है। ये हो गया। ऊर्ध्वपातन क्या है कि वह क्रिया जिसमें किसी भी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे इसमें बदलता है गैस अवस्था में, और उसको ठंडा भी करेंगे तो वह गैस वह वाष्प द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में क्या होता है, बदल जाता है। अब दूसरा आपका टॉपिक है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। क्या है ये? तो कह रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो कि किसी भी पदार्थ को देने पर वह पदार्थ ताप बदले बिना अपनी अवस्था को बदल देता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी पदार्थ को देने पर पदार्थ ऊष्मा को पा करके अपने ताप को नहीं बदलता है, अपनी अवस्था को बदल देता है, ऐसे ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस पदार्थ को देने पर वह ठोस पदार्थ अपने ताप में परिवर्तन किए बिना द्रव में बदल जाता है। क्या होता है? ऊष्मा की वह मात्रा जो कि किसी भी ठोस पदार्थ को देने पर ठोस पदार्थ अपने ताप में परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ऊष्मा की उस मात्रा को
गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम बर्फ को द्रव में पिघलाने के लिए उसी ताप पर 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अतः बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है। उसी प्रकार इसका दूसरा नंबर है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या है भाई? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो कि किसी द्रव को गर्म करने पर द्रव को देने पर द्रव अपने ताप में परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला जाता है, इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या है भाई वाष्पन की गुप्त ऊष्मा? क्या है? तो कह रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो कि किसी द्रव को देने पर द्रव अपनी ताप को बदले बिना वह द्रव अवस्था से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस अवस्था में, वाष्प में बदल जाता है। उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन, गुप्त ऊष्मा। और थर्ड नंबर है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वह क्रिया जिसमें कोई भी द्रव किसी भी ताप पर अपने क्वथनांक से नीचे, वह क्रिया जिसमें कोई भी द्रव किसी भी ताप पर अपने क्वथनांक से नीचे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे कहते हैं भाई, कहा है कि वह क्रिया जिसमें कोई द्रव किसी भी ताप पर अपने क्वथनांक से नीचे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, उसको वाष्पन कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। अब वाष्पन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में ताप, द्रव के सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता, वायु का वेग, ये 4 कारक है जो कि वाष्पन को प्रभावित करते हैं। तो पहला ताप, कहने का मतलब यह है कि जो जिस द्रव में वाष्पन होता है उसका यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो वाष्पन की दर क्या होती है? बढ़ती है। जिस द्रव का वाष्पन होता है उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसकी वाष्पन की दर क्या होगी? बढ़ती है। दूसरा, सतह क्षेत्रफल। जिस द्रव का वाष्पन होता है उस द्रव का पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, वाष्पन उतना ही अधिक होता है। मतलब उसको फैलाएंगे जितना ही अधिक दूरी में उतना ही तीव्र गति से उसका वाष्पन होता है। यही कारण है कि हम गीले कपड़े को धूप में फैलाते हैं, क्योंकि वह वाष्पन क्रिया के द्वारा ही सूखता है। यदि एक जगह उसको हम इकट्ठा करके रख देंगे तो उसको सूखने में टाइम लगता है, समय लगता है, और फैला देने पर उसका एरिया बढ़ जाता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है, जिससे गीला कपड़ा जल्दी क्या होता है? सूख जाता है। आर्द्रता, यदि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा कम हो तो वाष्पन की दर बढ़ती है, और यदि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता अधिक हो तो वाष्पन की दर कम हो जाती है। यही कारण है कि इन दिनों में, गर्मी के दिनों में, मई या जून के महीनों में आर्द्रता कम होती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि बरसात के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाती है जिससे वाष्पन की दर कम हो जाती है, इससे कपड़े को सूखने में समय लगता है। वायु का वेग, वायु तीव्र गति से चलती है तो वाष्पन की दर भी तेज होती है, और वायु धीमे रहती है तो वाष्पन की दर भी धीमे रहती है। तो ये फैक्टर है, कारक है जो कि वाष्पन को प्रभावित करते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो
वाष्पन द्वारा प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गर्मी के दिनों में जब हम पसीना से पूरी तरह से भीगे रहते हैं और तेजी से आने वाली हवा, पंखा या कूलर के पास जाते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है और हमारा पसीना धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। वो कहाँ जाता है? तो अब गौर करेंगे कि जब हवा हमारे पसीने से टच करती है हमारे फेस को या शरीर को, तो हमारे शरीर पर उपस्थित पसीना मीन्स द्रव वाष्पीकृत होने के लिए हमारे शरीर से उष्मा को लेता है और वह वाष्पित होकर के क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर का ताप धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें ठंडक का अनुभव होता है। फर्स्ट उदाहरण। और उदाहरण नंबर सेकेंड देखिए, कभी कभी हम देखे होंगे कि हम अपने बॉडी पर स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, तो भी हमें हल्का हल्का जो है ठंडक का अनुभव होता है। क्यों? जब हम उस द्रव को अपने बॉडी पर छिड़कते हैं तो वह द्रव वाष्पित होने के लिए हमारे शरीर से उष्मा लेता है और उष्मा लेता है तो हमारे शरीर का ताप कम होता है और जिससे कि हमें ठंडक का अनुभव होता है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने पर पानी ठंडा होता है, यही जबकि धातु के बर्तनों में रखने पर ठंडा नहीं होता है। कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब पानी उसमें भरते हैं उन छिद्रों में पानी भर जाता है और जब वह बर्तन गर्मी के संपर्क में आता है हवा के, तो वे पानी के बूंदे वाष्पीकृत होती है और तो वाष्पीकृत होगी तो उष्मा चाहिए, तो वह उष्मा कहाँ से लाती है? तो जो घड़े में या मिट्टी के बर्तन में पानी रखा रहता है उसमें से ही उष्मा लेकर के और वो पानी की बूंदे वाष्पित होती है, जिससे मटका या घड़े में रखा हुआ पानी का ताप गिर जाता है और वह पानी ठंडा हो जाता है, जिससे हम पीते हैं तो हमें ठंडा लगता है। फोर्थ नंबर, गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों? कारण ये है कि सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है और जब वाष्पन होता है तो हमारे शरीर से हीट को लेकर के वो वाष्पीकृत होता है और जिससे हमें ठंडा का अनुभव होता है। एक और भी आप लोग उदाहरण देखे होंगे, गर्मी से जब कड़ाके की गर्मी पड़ती है तो कुत्ते जो है कि जीभ निकाल करके और तेजी से हाँफते हैं। क्या कारण है? और हाँफते हैं तो उनके जीभ से पानी गिरता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कुत्ते के जो शरीर है उनमें जो है कि पसीने की ग्रंथियां नहीं होती है, तो जब उसको गर्मी होता है तो अपने वो गर्मी को कैसे निकालता है? तो अपने जीभ को बाहर कर लेता है और पूरा शरीर का जो पानी है वो निकालता है। वह पानी जब हवा के संपर्क में आती है तो वाष्पीकृत होती है और वाष्पीकृत होने के लिए जो उष्मा लेती है कुत्ते के शरीर से लेती है, जिससे कुत्ते का शरीर का ताप गिर जाता है और जिससे उसको थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलता है। ये हमारे प्रथम लेसन के सब टॉपिक से हो गए हैं। यदि कोई भी इसमें से आप लोगों को ना आए तो इस पर क्वेश्चन है टॉपिक तो पूछ सकते हैं। अब अगला लेसन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।